यूकेएसएससी मामले पर सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश। पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत की गिरफ्तारी पर सीएम धामी ने कहा, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार का दर्शन करते आए नजर। डीएम समेत तीर्थ पुरोहितों ने सीएम धामी का किया स्वागत। धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। धामी ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एम्स के ट्रॉमा रथ का किया फ्लैग ऑफ। ट्रॉमा रथ के माध्यम से आम लोगों को चिकित्सा पद्धति के बारे में किया जाएगा जागरूक। और देवभूमि में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश से काली नदी का बढ़ा जल स्तर। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की अपील। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। वक्त अपना उत्तराखंड का है और उत्तराखंड में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं धामी के एक्शन की। वो एक्शन जो यूकेएसएससी मामले में देखा जा रहा है निरंतर उत्तराखंड सरकार की तरफ से। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि पूर्व सचिव और 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को सस्पेंड किया गया है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल इसे लेकर सीएम धामी ने स्पष्ट कह दिया है कि अपराधी कोई भी हो बच नहीं सकता है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मेरी तरफ से सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के युवाओं के साथ छल करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा न जाए, बल्कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जो आने वाले समय में अपराध और अपराधियों के लिए मिसाल बन सके। सीएम धामी ने कहा कि उनकी यही कोशिश है कि राज्य में सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो सकें। इसके अतिरिक्त सीएम धामी ने कहा कि एसटीएफ ने जांच में अभी तक अच्छा काम किया है, जिससे ये उम्मीद बढ़ गई है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए रास्ता तैयार कर लिया जाएगा। उसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोई भी चाहे जो भी उसमें जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारे बेटे बेटियों के साथ जो अपराध हुआ है, जिस प्रकार का धोखा हुआ है, वो किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और हमने कहा है कि अंतिम व्यक्ति जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक कार्रवाई चलेगी। एसटीएफ अच्छा काम कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई होंगी। और इसके पीछे हमारा हेतु है कि एक तरफ जहां आने वाले समय में परीक्षाएं बिल्कुल निष्पक्ष हों, परीक्षाएं पारदर्शी। आपको याद होगा कि सीएम धामी ने स्पष्ट कहा था कि 2025 तक उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाना है और इसलिए जरूरी हो जाता है कि करप्शन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। और इसी दिशा में जिस तरीके की सख्त कार्रवाई यूकेएसएससी मामले में की जा रही है, उत्तराखंड सरकार के उद्देश्य को और मंशा को स्पष्ट करता हुआ नजर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की ही। एक तरफ एक्शन लेते हुए सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हुए अपनी भक्ति दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मंगलवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर उन्होंने दर्शन किया है। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित समेत प्रशासन की टीम और तीर्थ पुरोहितों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेशवासियों के स्वस्थ और मंगल कामना के लिए प्रार्थना की।
केदारनाथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए, जहां पर बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने दर्शन भी किया, लेकिन इस दौरान धामी का जोरदार स्वागत देखने को मिला है। इस बीच सीएम धामी ने भारी बारिश और बर्फबारी के बीच केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। साथ ही सीएम धामी ने पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कुछ आदेश भी दिए ताकि जो काम है वो सही समय पर सही तरीके से पूर्ण हो सके। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास से एम्स के ट्रॉमा रथ का फ्लैग ऑफ करते हुए भी नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि एम्स ऋषिकेश की तरफ से ट्रॉमा रथ के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों और अन्य विद्यालयों में जाकर आम लोगों को इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक करने और प्रशिक्षित करने का अभियान छेड़ा गया है। ये सराहनीय प्रयास है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह की पहल कारगर साबित होगी। इस बीच एसोसिएट प्रोफेसर एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर मधुर उनियाल का कहना था कि 11 से 17 अक्टूबर तक ट्रॉमा सप्ताह के तहत एम्स ऋषिकेश का ट्रॉमा रथ राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अन्य विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं को चिकित्सा के प्रति तात्कालिक सहायता और आवश्यक इलाज की जानकारी देगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस रथ के माध्यम से छात्र और छात्राओं को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। ये ट्रॉमा रथ उत्तराखंड के आम जनमानस में ट्रॉमा चिकित्सा के प्रति जन जागरूकता लाकर उन्हें दुर्घटना के दौरान किस प्रकार से फर्स्ट एड देना है इसके बारे में जानकारी देगा और घायल व्यक्ति की जान कैसे बचाई जाए इसका प्रशिक्षण भी देगा। वहीं देवभूमि में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पिथौरागढ़ जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जो अब यहां के लोगों के लिए आफत बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश के चलते यहां सरयू, गोरी, काली, रामगंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बारिश की वजह से किस तरह से नदियां उफान पर आ चुकी हैं। नदियां उफान पर आई हुई हैं, इसकी वजह से किनारे पर बसी बस्तियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली काली नदी का जलस्तर भी 889 मीटर से 889.60 मीटर पर पहुंच गया है। धारचूला सहित जौलजीबी, बलुआकोट और अन्य जगहों पर काली नदी का जलस्तर डेंजर लेवल पर पहुंचने से नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में खतरे की संभावना बनी हुई है। उधर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नदी किनारे बसे जनमानस से सावधानी, सुरक्षा और सतर्कता बनाए रखने को अपील कर रहा है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके और साथ ही नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भी पहुंचाने का कार्य जारी है। कि बारिश लगातार बढ़ रही है तो लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि जो है नदी के किनारे न जाएं और जिनके घर नदी के बहुत ज़्यादा किनारे हैं वो अपने घरों को सुरक्षित रूप से खाली कर दें, अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले लें। और साथ ही साथ जो है अभी हम देख करके आए टावर के पास जो है टावर तो हटवा दिया, लेकिन उसके पास एक इमली का पेड़ है तो उसको कटवाने के लिए भी हम जो है SDRF को लिख। उत्तराखंड की खबरें हम जारी रखेंगे, लेकिन इस समय आपको लिए चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश के सैफई, जहां पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अब पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। 82 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेदांता में कल सुबह 8:16 पर आखिरी सांस ली थी। काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। निरंतर उनके स्वास्थ्य को लेकर, स्वस्थ होने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता प्रार्थना कर रहे थे। इसके पहले भी ये उम्मीद लगी हुई थी कि नेताजी एक बार फिर से सुरक्षित और स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन इस बार दुखद समाचार सामने आता है। नेताजी 82 वर्ष की उम्र में वो आखिरी सांस लेते हैं और अब आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ सैफई में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव। इस बीच तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, जहां पर एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहां पर न केवल
समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, बल्कि जो आसपास के गांव हैं वहां के लोग, उत्तर प्रदेश के कई गांव के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं जो अपना जुड़ाव मुलायम सिंह यादव से रखते थे। सैफई ही वो धरती है जहां से मुलायम सिंह यादव ने न केवल अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, बल्कि ये कहना चाहिए कि व्यक्तित्व जो उनका धरती पुत्र के रूप में कहा जाता है, उसकी आधारशिला भी इसी मिट्टी से रखी गई। पहलवान थे वो पहले, और जो मिट्टी से सीखा, मिट्टी से बने, आज उसी मिट्टी में विलीन होते हुए मुलायम सिंह यादव। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सैफई के रामलीला मैदान से, जहां पर इस वक्त हुजूम उमड़ा हुआ है नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का, और पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं नेताजी। और आइए अब उत्तराखंड के कुछ और खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात पर्यटक गांव सारी की कर लेते हैं, जहां पर भगवती नंदा भावुक क्षणों के साथ विदा हो गई। भक्तों ने भगवती नंदा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर विदाई की। भगवती नंदा अपने तपस्थली मक्कू मठ में जंगल कल्याण के लिए तपस्यारत हो गई हैं। भगवती नंदा के आगमन से तुंगनाथ घाटी के विभिन्न गांवों का वातावरण कई दिनों तक भक्तिमय बना रहा। साथ ही ग्रामीण भगवती नंदा की असीम भक्ति में डूबे रहे। सोमवार को सारी गांव से भगवती नंदा के विदा होते समय महिलाओं की आंखें छलक उठी, और ग्रामीणों ने भगवती नंदा को विदा होते समय कई स्थानीय व्यंजन भी भेंट कर अपनी मनौती मांगी। भगवती नंदा की विदाई के समय महिलाएं भगवती नंदा की अगले साल पुनः आगमन की कामना करती हुई भी नजर आई। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण के कार्यों का निरीक्षण किया। केदारनाथ धाम से लौटने के बाद सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम में विषम परिस्थितियों में भी पुनर्निर्माण के कार्य तेजी से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार अब तक 10% से ज्यादा पुनर्निर्माण का कार्य हो चुका है। उम्मीद है कि सरकार ने जो 2023 तक पुनर्निर्माण के कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की है, उस समय सीमा तक सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2023 के अंत जो तीर्थयात्री केदारनाथ धाम आएंगे, उन्हें नई भव्य और दिव्य केदारपुरी के दर्शन हो सकेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां धर्म और उत्थान का कार्य तेज़ी से पूरे देश के अंदर चल रहा है, वहीं केदारपुरी का पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हमने उसकी टाइमलाइन तय की है कि दिसंबर 2023 तक भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी का स्वरूप बनकर तैयार हो जाए। उसके लिए आज वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य देखे हैं, और कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर काम होता है, क्योंकि रात को काफ़ी तापमान नीचे चला जाता है। लेकिन उसके बाद भी इस साल पिछले सालों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है। और बद्रीनाथ जी का भी मास्टर प्लान पर तेज़ी से काम हो रहा है। उसका भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले तेज़ी से वहाँ भी काम हो रहे हैं, और 2023 तक वो काम भी हमारे। और आइए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अवसर पर देहरादून स्थित जीपीओ में पोस्टल सचिव के निदेशक अनुसुईया प्रसाद ने डाक सेवा के बारे में जानकारी दी। पोस्टल सर्विस के निदेशक अनुसुईया प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि आज डाक विभाग उत्तराखंड में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, जिससे आगामी समय में रेल सेवाओं के टिकट भी डाक सेवाओं के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं। पोस्टल सर्विस के निदेशक ने कहा कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी डाक के माध्यम से ही पार्सल आम जनता तक पहुंचाए जाते हैं। डाक के माध्यम से ही जनता की जरूरत से जुड़ी हुई चीजें जैसे मनी ऑर्डर का कार्य भी डाक सेवा ही आम जनता को उपलब्ध करा रही है। इसलिए सभी लोग डाक सेवा पर अपना भरोसा जताते हैं। निदेशक अनुसुईया प्रसाद ने कहा कि आम जनता भी डाक सेवाओं के प्रति जागरूक हो, उसके लिए डाक विभाग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस जागरूकता कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जा सके।
हमारी कनेक्टिविटी पूरी तरह से बीएसएनएल पर निर्भर रहती है और बीएसएनएल भी अपनी कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के प्रयास अपने स्तर से कर रहा है। जैसा कि अभी आपने सुना होगा BBN भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड के माध्यम से ये लोग प्रत्येक गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ रहे हैं। तो हम लोग भी इनके संपर्क में हैं कि जिन जिन गांव में इस तरह की सुविधा ऑप्टिकल फाइबर केबल की सुविधा अगर उपलब्ध हो जाए तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ के डाकघरों को अनिवार्य रूप से उससे जोड़ा जाए ताकि वहाँ पे नेटवर्क की सुविधा बहाल। इधर उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण व्यास, दारमा और चौदास घाटी का संपर्क धारचूला से टूट गया है। धारचूला के दारमा और व्यास वैली में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं बर्फबारी में 40 के लगभग लोग व्यास वैली में फंसे हुए हैं। साथ ही दारमा वैली में 25 लोगों के फंसने की सूचना आ रही है। भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। उधर उप जिलाधिकारी धारचूला अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होगा हम सबको रेस्क्यू कर लेंगे। साथ ही बीआरओ और हिल वेज को रास्ता खोलने के आदेश कर दिए गए हैं। अभी विभिन्न जगह पर मार्ग बंद हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नालों में बने पुल बह गए हैं, इसलिए बड़ी संख्या में आवाजाही भी बाधित हुई है। वहीं मौसम साफ होने पर सभी विभागों को तत्परता से लगाकर सड़क को ठीक कर दिया जाएगा। हाँ, ये 6 तारीख की शाम से लगातार बारिश हो रही है और इसके कारण जो है उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है और रास्ते भी जगह जगह बंद हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं। तो हमारे व्यास वैली में 3 जगहों पे बंद हुआ है, गर्भाधार में बंद है, मालघाट में बंद है। इसके अलावा जो है वो लमारी और मालपा के बीच में बंद हो गया है। और इसी प्रकार से दारमा वैली में दर में बंद है, सेला में बंद है और खेत में बंद है। तो जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। करीब जो है 50 से 60 लोग व्यास वैली में फंसे हैं और 20-25 लोग जो है ये दारमा वैली। इधर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और साथ ही साथ इस दौरान किसान यूनियन के नेताओं ने सीएम धामी से किसानों की समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया। किसानों ने कहा कि कृषि क्षेत्र में पूरे देश से उत्तराखंड के किसानों का 22% से अधिक योगदान रहता है, जबकि प्रदेश के किसानों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मुलाकात के दौरान पहाड़ी किसानों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दिए जाने को लेकर भी गन्नों का भुगतान किए जाने जैसे मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की गई। उधर मुख्यमंत्री धामी ने किसान यूनियन के सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के लिए कार्य कर रही है और किसानों को सभी परेशानियों का निवारण जल्द कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में हल्द्वानी के गौला नदी, शेर नाले और नंदौर नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी सितारगंज मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर शेर नाला में भारी पानी आ जाने की वजह से हल्द्वानी सितारगंज मार्ग चोरगलिया में बंद हो गया है। आलम यह है कि रोडवेज बस चालक ने उफनती नाले में बस को ले जाने का प्रयास किया, जहां नाले के अंदर पहुंचते ही बस बंद हो गई। उधर बस में बैठे सवारियों की सांसें अटक गई। गनीमत रही कि तत्परता दिखाते हुए चालक ने बस को नदी से पीछे निकाल लिया। नदी तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। शेर नाले के दोनों ओर पुलिस के जवान मौजूद हैं। दोनों ओर नाले पार नहीं करने की अपील की जा रही है। उसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर अपने वाहनों को नाले के ऊपर से निकाल रहे हैं। नाला पार करने के दौरान हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। बताया जा रहा है कि रविवार से शेर नाला में भारी पानी आ रहा है, जिसके चलते आवागमन बंद है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। वहीं पुलिस लोगों को नाले में नाला नहीं पार करने की लगातार अपील कर रही है। ये बहाता है
इधर हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद आज सभी ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं रुड़की ब्लॉक में भी बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के तौर पर ब्लॉक प्रमुख के लिए लुबना राव ने नामांकन पत्र दाखिल किया है और ज्येष्ठ प्रमुख के लिए मीना सैनी और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख पद के लिए दिलीप कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और ब्लॉक रुड़की से भाजपा चुनाव प्रभारी शादाब शम्स ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हरिद्वार की जनता ने एक नया इतिहास रचा है और रुड़की ब्लॉक में यहां 40 सदस्यों ने एकजुट होकर बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है और अब कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। जिस प्रकार से अन्य पार्टियों को छोड़कर आए लोगों ने भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त की है, उससे साफ पता लगता है कि लोग भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के मूड में हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सभी ब्लॉकों में केवल प्रमुख ही नहीं बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। आज ब्लॉक प्रमुख रुड़की का नॉमिनेशन था, जिसमें कुमारी लुबना राव को अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नॉमिनेशन किया है। श्रीमती मीना सैनी को ज्येष्ठ प्रमुख के लिए नॉमिनेशन किया गया है और दिलीप जी का नॉमिनेशन कनिष्ठ प्रमुख के लिए किया गया है। और कमाल की बात इस ब्लॉक की मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्व अध्यक्ष बराबर में खड़े हैं नदीम साहब और इधर हमारे पूर्व चेयरमैन साहब खड़े हैं। ये कितनी खूबसूरती के साथ भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी रही कि 40 के 40 प्रत्याशी जो बीडीसीज हैं, एक मत हो के एक सुर में सबने इन तीनों नामों। इधर उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की सुपारी देने वाले सहित 4 आरोपियों को सितारगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से हत्या के लिए दी गई सुपारी की रकम से 2,70,000 और एक कार भी बरामद हुई है। आरोपियों को कोतवाली पुलिस न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। दरअसल कोतवाली पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ता उमा शंकर दुबे ने थाना पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया था कि सितारगंज निवासी हीरा सिंह द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर जेल में ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या करने की योजना बनाई गई है। जिसके बाद मामले में कोतवाली पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर कई टीम का गठन किया। वहीं जांच के दौरान टीम को कई अहम सुराग भी हाथ लगे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में अब आरोपियों से पूछताछ जारी है। देखिए, जो तहरीर के आधार पर हमने एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें माननीय मंत्री जी सौरभ बहुगुणा जी के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रच के उनको नुकसान पहुंचाने के संबंध में एफआईआर पंजीकृत किया। इसमें काफ़ी मतलब रिवीलिंग चीज़ें हमें मिली हैं। काफ़ी पैसा हाथ बदला है और बाहर से कुछ व्यक्तियों को लाने का मतलब प्लानिंग भी चल रहा था। इस संबंध में पूछताछ के बाद जो है हमने 4 लोगों को हमने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर दिया गया है। अग्रिम विवेचना। लक्सर में लोगों के लंबे संघर्ष के पश्चात बीती 12 जून को शुरू किए गए कस्बे में रेल अंडरपास का निर्माण कार्य अब फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं अलग अलग कारणों से लंबित चल रहे रेल अंडरपास निर्माण कार्य के पुनः संचालन को लेकर ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन का आभार जताया। दरअसल सियासी दलों और ग्रामीणों ने क्षेत्र में रेल अंडरपास को लेकर एक बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप रेल प्रशासन की तरफ से बीती 12 जून को इसका शिलान्यास करते हुए रेल अंडरपास की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया था। मगर बीच में बरसात के प्रभाव और अन्य तकनीकी कारणों से लंबित इस निर्माण कार्य को फिर से शुरू कर दिया गया। यानी लक्सर क्षेत्रवासियों को अब अपनी जान जोखिम में डालकर रेल मार्ग को पार करने की नौबत से छुटकारा मिलने वाला है। अंडरपास की एक बड़ी सौगात रेलवे द्वारा क्षेत्र को मिलने जा रही है। इसे लेकर ग्रामीण काफी खुश हैं। रामनगर में महर्षि भगवान वाल्मीकि जयंती पर्व पर नैनीताल में शोभा यात्रा निकाली गई। भारी बारिश के बीच यात्रा मल्ली ताल से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से गुजरते हुए तल्ली ताल में संपन्न हुई। साथ ही मार्ग से भगवान वाल्मीकि जी के डोले का भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में झांकियों में दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही इस मौके पर लोगों ने खूब नृत्य किया। भारी संख्या में भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा में लोग शामिल हुए।
जनपद में भारी बारिश हो रही है और इसके बाद नानकमत्ता नानक सागर जलाशय का जलस्तर बढ़ने पर 4000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। वहीं इस पर नानक सागर जलाशय के एसडीओ रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नानक सागर जलाशय का जलस्तर बढ़ने के कारण नानक सागर डैम से 4000 क्यूसेक पानी पर सेकेंड रिलीज किया जा रहा है। वहीं नानक सागर डैम से 4000 क्यूसेक पानी हर लिस्ट किए जाने के बाद देवाहा नदी से लगे हुए निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस दौरान प्रशासन के द्वारा निचले क्षेत्रों में बैठे ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान तुंगनाथ धाम में तीसरे चरण की यात्रा परवान। साथ ही तुंगनाथ धाम सहित तुंगनाथ घाटी के यात्रा पड़ावों पर प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थ यात्रियों और सैलानियों की आवाजाही होने से बरसात के समय वीरान पड़ी तुंगनाथ घाटी में रौनक लौटने लगी है। चोपता तुंगनाथ पैदल मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थयात्री हर हर महादेव जय भोले बाबा के उद्घोष के साथ पैदल सफर तय कर भगवान तुंगनाथ के दर पर पहुंचकर धन्य महसूस कर रहे हैं। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्वविख्यात तुंगनाथ धाम में मिनी स्विट्जरलैंड चोपता हिल स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला की तलहटी में बसा है। तुंगनाथ धाम में भगवान शंकर की भुजाओं की पूजा होती है। तुंगनाथ धाम से अभी तक 22,411 से ज्यादा तीर्थयात्रियों के पूजा अर्चना करने और जलाभिषेक करके विश्व समृद्धि की कामना करने की खबर आ चुकी है। तुंगनाथ घाटी को प्रकृति ने अपने वैभव का भरपूर दुलार दिया है, इसलिए तुंगनाथ घाटी में हर साल प्रकृति प्रेमियों की आवाजाही निरंतर जारी रहती है। तुंगनाथ घाटी में साल भर सैलानियों की आवाजाही से जहां स्थानीय पर्यटन व्यवसाय में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं तुंगनाथ यात्रा पर निर्भर रहने वाले व्यापारियों को साल भर रोजगार भी मिल जाता है। तुंगनाथ धाम में तीसरे चरण की यात्रा परवान चढ़ रही है तो तुंगनाथ घाटी में रौनक भी खूब नजर आ रही है। इधर रांसी मनड़ा माई केदारनाथ पैदल ट्रैक पर महापंथ के पास फंसे हुए 2 पर्यटकों में से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे पर्यटक का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। आपको बता दें कि 10 बंगाली पर्यटकों का दल 2 अक्टूबर की रांसी गांव से रवाना हुआ था। वहीं दल में 8 पुरुष 2 महिलाएं साथ ही 8 स्थानीय गार्ड्स और पोर्टर शामिल थे। शनिवार दोपहर 2 बजे दल में शामिल एक पर्यटक की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण 8 पर्यटकों का दल सहित सभी गार्ड और पोर्टर केदारनाथ धाम पहुंचे और धाम में तैनात एसडीआरएफ को सूचना दी गई। लेकिन रविवार को मौसम खराब होने की वजह से डीआरएफ को केदारनाथ से महापंथ के लिए रवाना होने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए आज सुबह एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पोर्टर और गाइडों का एक दल केदारनाथ से महापंथ के लिए रवाना हुआ था। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा इस ट्रैक पर सर्चिंग अभियान भी चलाया गया। अत्यधिक विषम परिस्थितियों में उच्च तुंगता क्षेत्र में पैदल ही गहन सर्चिंग करते हुए केदारनाथ से 6 किलोमीटर दूर महापंथ के पास बर्फीली चट्टानों के बीच दोनों पर्यटकों को ढूंढ निकाला गया, जिसमें से एक पर्यटक की मौत हो गई जबकि दूसरा पर्यटक को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया है। वहीं एसडीआरएफ की टीम के जवानों की तरफ से बीमार व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के उपरांत तत्काल रेस्क्यू करते हुए केदारनाथ पहुंचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर्यटक का इलाज जारी है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।